हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज का वीडियो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए ही आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में। तो इनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सिलेक्ट किया है। तो अगर आपने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा, तो स्टार्टिंग के जो हमारे 3 स्टूडेंट्स हो गए उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो ये विनर हम निकलते ही हम विनर को तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर बिल्कुल फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। और जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी वो 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता देता हूं, इसमें हमने टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका 2 टाइप से पूछा गया है, लेकिन इनका जो आंसर है वो सेम ही है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा। तो इसी तरीके से हम दोनों आंसर को कंबाइंड करते हुए आंसर देखेंगे दोनों क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, क्राइटिकली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। और करके पूछा गया है कि एनालाइज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड विद कॉन्ग्रुएंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का विश्लेषण कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे 2 चीजें पूछी गई है। फर्स्ट हमसे पूछा गया सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। सेकंड हमसे पूछा गया है कि जो हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है उसके अनुच्छेद कौन कौन से हमारे संविधान में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, सोशल जस्टिस इज एन आइडिया दैट स्ट्राइव टू इंश्योर इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। यानी कि जो हमारा सामाजिक न्याय है वो एक इस प्रकार का विचार है जिसमें कि समाज में समानता, समान अवसर और भेदभाव मुक्त जीवन जीने की जो
कोशिश है वो हमारे सामाजिक न्याय के अंदर करी जाती है। तो स्टूडेंट ये जो विचार है ये हमारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार, गरिमा और आवश्यकता के अनुसार जो जीवन है वो मिलना चाहिए, चाहे उसका कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी धर्म हो, यानी कि उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, शहर की एक बड़ी सरकारी स्कूल के गेट पर दो बच्चे खड़े हैं। एक बच्चा जिसके पिता सरकारी नौकरी में है, स्कूल बैग साफ, यूनिफॉर्म और नई किताबों के साथ, और जो दूसरा बच्चा है वो एक मिस्त्री का बेटा है, हाथ में फटा हुआ बैग, पुरानी किताबें और चेहरे पर एक अलग ही सवाल कि क्या मेरी भी जिंदगी में वही मौके होंगे जो सबके लिए है। तो भाई यहीं से शुरू होती है हमारे सामाजिक न्याय की कहानी, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब ही है हर इंसान को बराबरी के मौके देना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से आता है। तो स्टूडेंट इस आंसर में हमें यही बताना है कि जो सामाजिक न्याय है उसका मतलब, उसके सकारात्मक पहलू, उसकी आलोचनाएं किस तरीके से है, और जो संविधान है उसमें जो हमारा सोशल और इकोनॉमी और पॉलिटिकल जस्टिस है उसको किस तरीके से सुनिश्चित किया गया है। तो स्टूडेंट ये जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आखिर हमारा सामाजिक न्याय है क्या। तो सामाजिक न्याय एक ऐसा विचार है जो कि कहता है हर व्यक्ति को उसकी जरूरत, उसकी गरिमा और उसके अधिकारों के अनुसार एक समान और सम्मानजनक जीवन मिले। तो इसका मतलब न सिर्फ समानता है बल्कि भेदभाव मिटाकर सभी को ऐसे मौके देना भी है जिससे वह अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। तो स्टूडेंट भारतीय संविधान ने हमारे सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और आर्थिक जस्टिस की नींव रखी थी, तो उस सभी के बारे में हमें इसे बताना है। तो चलिए, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्राइटिकल डिस्कशन ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की आलोचनात्मक चर्चा। तो स्टूडेंट इसकी आलोचनात्मक चर्चा को हम दो तरीके से देखेंगे। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, सेकंड हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी कि सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता की स्थापना। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस इज टू गिव ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एन इक्वल स्टेटस बाय एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएटिंग ए हार्मोनियस सोसाइटी। यानी कि ये जो समानता की भावना है, ये सामाजिक न्याय हमारे समानता की भावना लाता है, तो यह भेदभाव हटाता है और समाज को एकता के धागे में बांधता है। सेकंड हमारा आता है रिजर्वेशन सिस्टम, यानी कि आरक्षण व्यवस्था। तो जो हमारे एससी, एसटी और जो पिछड़े वर्ग हो गए उनको शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिला, जिससे कि इन्हें भी मुख्य धारा में आने का मौका मिला। सेकंड आता है जुडिकल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायपालिका की सक्रियता। तो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव इंटरप्रेटेड सोशल जस्टिस प्रोग्रेसिवली, गिविंग सर्वाइवल लैंडमार्क judgments like the support for the Mandel Commission and upholding reservation in private educational education। यानी कि मंडल कमीशन, ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसलों से सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। तो यही थे हमारे इसके कुछ सकारात्मक पक्ष। अब हम इसके कुछ नकारात्मक पक्ष यानी कि आलोचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है पॉलिटिकल मिसयूज। तो द इशू ऑफ सोशल जस्टिस हैज बीन यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज मेयरली फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। यानी कि कई बार सामाजिक न्याय के नाम पर वोट बैंक राजनीति की जाती है और इस नीति का असली उद्देश्य ही इससे पीछे छूट जाता है। सेकंड आता है रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट, यानी कि आरक्षण बनाम योग्यता। तो आरक्षण नीति की जो आलोचना है वो करते हैं कुछ लोग और कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट दबती है और नई असमानता भी पैदा होती है। थर्ड हमारा आता है रीइंफोर्समेंट एट ऑफ कैटेगरिज्म, यानी कि हमारा जातिवाद की पुनर्पुष्टि। तो स्टूडेंट सम बिलीव दैट द पॉलिसीज मीट द सोशल जस्टिस स्ट्रेंथन कास्ट बेस्ड थिंकिंग बाय ग्रांटिंग प्रिविलेज बेस्ड ऑन कास्ट। यानी कि कई बार लगता है कि जाति आधारित नीतियां जाति को और ज्यादा गहरा कर देती है। फोर्थ हमारा था अर्बन रूरल डिवाइड, यानी कि शहरी ग्रामीण अंतर। तो सामाजिक योजनाओं का जो लाभ है वो गांव में उतना नहीं दिखता जितना कि शहरों में दिखता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इससे हमारे शहरी और ग्रामीण अंतर भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ नकारात्मक पक्ष जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एनालाइज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस विद रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यानी कि संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट
द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टली स्टेट that Indian shall be sovereign, socialist, secular, democratic republic and shall secure justice, social, economic and political to all its citizens। यानी कि जो सामाजिक न्याय का आधार है वो सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसकी प्रस्तावना ही कहती है कि भारत अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के बारे में। तो आर्टिकल 14 to 18 यानी कि अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें कि हमारा समानता के अधिकार की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। इसके बाद सेकंड हमारा आता है आर्टिकल 15(4) और 16(4)। तो इसमें कहा गया है कि राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, जैसे कि हमारा रिजर्वेशन हो गया, आरक्षण हो गया, ये सभी हमारे राज्य को प्रावधान दिए हुए हैं। थर्ड हमारा आता है आर्टिकल 46। ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे। यानी कि जो हमारे SC ST जो कम्युनिटी होती है उनके जो हमारे शैक्षिक और आर्थिक हित है उनकी रक्षा करने का कर्तव्य हमारा अनुच्छेद 46 राज्य को देता है। तो ये तो हमारे सामाजिक न्याय के कुछ हमने अनुच्छेद देखे। इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो हमारा इसमें विश्लेषण आता है। तो एनालाइज अगर हम करें, एनालाइज में हम देखेंगे तो जो हमारे ये प्रावधान है इन सभी का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना है और उन्हें समान अवसर प्रदान कराना है। तो इन प्रावधानों ने सामाजिक समानता को मजबूत किया। आरक्षण, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सभी का उद्देश्य है कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना। तो स्टूडेंट, यही था हमारा सोशल जस्टिस। इसके बाद सेकंड हमारा आता है पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे आर्टिकल 326 की, जिसमें कि वयस्क मताधिकार का बात की गई है। तो स्टूडेंट, कोई भी नागरिक है उसको बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है, यानी कि उसके साथ किसी भी लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। अगर वो वयस्क है तो वो अपना वोट दे सकता है। सेकंड हमारा आता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाएं, जैसे कि हमारी संसद हो गई, राज्यसभाएं हो गई या पंचायत राज हो गया। तो सभी को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार होता है। तो ये हमारा राजनीतिक न्याय हमारे इसी तरीके से राजनीतिक न्याय दिया गया है। अब इसका कुछ सरल विश्लेषण देखें तो पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। तो यही था हमारा राजनीतिक न्याय। इसके बाद थर्ड हमारा आता है आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे आर्टिकल 39D की। तो इसमें गारंटीज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि सभी नागरिकों को जितना भी वे काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके कार्य की जो वेतन है वो उसको मिलेगी। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी हमारा अनुच्छेद 39D देता है। इसके बाद सेकंड हमारा जो आर्टिकल आता है वो हमारा 41 से 43 आता है। तो इसमें काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार दिए गए हैं। इसी तरीके से हमारा आर्टिकल 21 आ गया, जो कि हमारा बहुत ही फेमस आर्टिकल है। तो इसमें हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इंक्लूड द राइट ऑफ लिव विद डाइग्निटी। तो ये हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान हमें करता है। तो इसके कुछ एनालिसिस या विश्लेषण करें तो द एम ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इज टू इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द अपॉर्चुनिटी टू हैव ए डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि जो हमारा आर्थिक न्याय है उसका उद्देश्य है कि समाज के हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। तो मनरेगा, न्यूनतम मजदूरी, जनधन योजना, ये सब हमारे आर्थिक न्याय को मजबूत करते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा जो आता है वो हमारा आता है कलेक्टिव इंपोर्टेंस ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जो हमारे न्याय थे उनके तीनों पहलुओं का एक सामूहिक महत्व देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। तो ये जो तीनों न्याय है ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो पार्टिसिपेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल इक्वालिटी एंड सोशल रिस्पेक्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो हमारे
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक है। सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक भागीदारी अधूरी है और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना सामाजिक सम्मान संभव नहीं है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा न्याय के तीनों पहलुओं का एक सामूहिक महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट, कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम देखेंगे, सोशल जस्टिस होल्ड्स ए सेंट्रल प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट जस्ट ए मोरल ऑब्लाइजेशन बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। यानी कि जो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय है वो केवल एक नैतिक दायित्व ही नहीं है बल्कि हमारा संवैधानिक संकल्प भी है। तो स्टूडेंट, सामाजिक न्याय भारत के संविधान की आत्मा है। इसके कारण लाखों लोग मुख्य धारा में आए हैं, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हुआ है। तो स्टूडेंट, कई चुनौतियां भी है, जैसे कि राजनीतिक दुरुपयोग, संसाधनों की कमी और गहरी सामाजिक असमानताएं। लेकिन जो हमारा सामाजिक न्याय की दिशा है वो हमारा हर कदम को भारत को मजबूत, समानता और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाता है। तो स्टूडेंट, हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा कि संविधान की भावना के अनुरूप हर व्यक्ति को उसको न्याय मिल सके। और याद रखिए, जब हर नागरिक को न्याय मिलेगा तभी जो भारत है वो सच में विकसित बन पाएगा। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज नेदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। यानी कि भारत में धर्मनिरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक। तो इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। साथ ही और करके पूछा गया है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन इंडियन नेशन बिल्डिंग। यानी कि जो संवैधानिक मूल्य का राष्ट्र निर्माण में योगदान था उस पर हमें चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे दो चीज पूछी गई है। फर्स्ट तो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में, और सेकंड हमारे राष्ट्र निर्माण यानी कि नेशन बिल्डिंग के बारे में। तो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं। और इसके आंसर में सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो परिचय में हम लिखेंगे, इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियंस, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी इंडिविजुअल कंट्री। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सुबह मंदिरों की घंटियां से होती है और दोपहर में मस्जिद से अजान सुनाई देती है और शाम को चर्च में प्रार्थना होती है, साथ ही रात में गुरुद्वारे में कीर्तन। तो स्टूडेंट, इसी विविधता में छुपा है भारत की असली पहचान, और उसकी जो रक्षा है वो है हमारा एक शब्द, धर्मनिरपेक्षता। तो स्टूडेंट, इस विविधता को ही एक सूत्र में बांधने के लिए हमारा जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता और अन्य मूल तत्वों का ग्रहण देखने को हमें मिल जाता है, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्य एक राष्ट्र निर्माण की एक रीढ़ मानी जाती है। तो स्टूडेंट, इस आंसर में हमें यही समझना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक। ये क्यों कहा जाता है, और साथ ही समझेंगे कि संवैधानिक मूल्यों का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है, भारत में धर्मनिरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक व्याख्या। यानी कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज नेदर एंटी गॉड नॉन प्रो गॉड, एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट, हमें समझना है कि धर्मनिरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ही ईश्वर समर्थक। तो स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द यूनिक नेचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। यानी कि ये जो कथन है ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनोखी प्रकृति को दर्शाता है। और भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो न तो किसी राज्य धर्म का विरोध होता है और न ही किसी एक धर्म का समर्थन होता है। तो स्टूडेंट, आप इसको एक छोटी सी कहानी से समझिएगा। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और सिख क्रिश्चियन। तो स्टूडेंट, चारों अलग अलग त्योहार मनाते, अलग अलग तरीके से पूजा करते, लेकिन स्कूल में जब राष्ट्र पर्व मनाया जाता तो चारों एक ही झंडे के नीचे खड़े होते, क्योंकि देश उन्हें ही एक मानता है। तो स्टूडेंट, यही है भारत की धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि राज्य धर्म का विरोध करता है या फिर राज्य किसी एक धर्म का समर्थन करता है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का जो असली अर्थ है वो है सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, और इसे ही हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव। तो स्टूडेंट, यही था हमारा
व्याख्या। अब हम भारत में धर्मनिरपेक्षता के कुछ प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। की फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। तो द इंडियन स्टेट नेदर प्रोमोट्स नॉर अपोजेस एनी रिलीजन, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। यानी कि सरकार ने किसी धर्म को बढ़ावा देती है और न ही किसी धर्म का विरोध करती है, तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान दिखाती है वो। सेकंड हमारा आता है गारंटी ऑफ रिलीजन फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। तो आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजन विद द फ्रीडम टू प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 25 से 28 है, उसको अगर हम देखें तो उसमें हमें आजादी दी गई है किसी भी धर्म को मानने की, पूजा करने की और धर्म का प्रचार करने की। तो स्टूडेंट यही थे हमारा गारंटी ऑफ रिलीजन फ्रीडम। इसके बाद थर्ड हमारा आता है बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि राज्य और धर्म का संतुलित संबंध। तो भारत धर्म को पूरी तरह अलग नहीं करता है, लेकिन धर्म को राजनीति का हथियार भी नहीं बनने देता है। इसके बाद फोर्थ अगर हम बात करें हमारे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, तो इंडियन सेक्युलरिज्म इज नॉट नेगेटिव बट पॉजिटिव, मीनिंग इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। यानी कि जो हमारा भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो कोई नकारात्मक नहीं है, यानी कि वो धर्म को पूरी तरह नकारती नहीं है, बल्कि सकारात्मक रूप से हर धर्म को समान अवसर देती है। तो अमेरिका या फ्रांस की तरह धर्म को किनारे नहीं किया जाता, भारत में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा कुछ प्रमुख लक्षण जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे कि हमारा सरस्वती पूजन या क्रिसमस हो गया या रमजान हो गया, तो ये सभी जो हमारे धार्मिक पर्व है इनको सरकारी स्तरों पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन सरकार किसी एक को भी प्राथमिकता नहीं देती, यानी कि सभी को समान भाव रखती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है वो एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ पर ना तो ईश्वर में आस्था रखना या ना रखना, दोनों ही ये निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। राज्य इसमें किसी भी तरीके का कोई बर्डन या किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो सरस्वती पूजा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, सबकी सरकारी छुट्टियां सभी को मिलती है, लेकिन सरकार किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं देती। यही है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक संतुलन। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक उदाहरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन नेशनल बिल्डिंग, यानी कि संवैधानिक मूल्यों का राष्ट्र निर्माण में योगदान। तो स्टूडेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट ए लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो ए मोरल कॉम्पास दैट लीड द नेशन टुवर्ड ए जस्ट, इक्वल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी कि संविधान सिर्फ कानूनों की किताब ही नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मार्गदर्शक है। इसमें दिए गए जो मूल्य है वे भारत को न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाते हैं। तो चलिए उनको ही जो ये मूल्य होते हैं इनको ही हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं। तो इन संवैधानिक मूल्य को ही हम देख लेते हैं और उनके योगदान को देख लेते हैं। तो अब हम मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला स्टूडेंट आता है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप अलाउ सिटीजन टू लाइव विद आइडेंटिटी एंड डाइजेनिटी। यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इन सभी की स्वतंत्रता समाज को प्रगतिशील बनाती है। योगदान इनका यही है, योगदान स्टूडेंट यही है कि ये हमारी जो व्यक्तिगत विकास होता है उसको बढ़ाती है, जिससे कि हम एक प्रगतिशील और विवेकशील समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा स्वतंत्रता, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो कि समाज को प्रगतिशील बनाती है। इसके बाद सेकंड आती है हमारी इक्वालिटी, यानी कि समानता। तो ऑल सिटीजन हैव द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म कर कर ये हमारी एकता को मजबूत करती है। और इसके लिए ही हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारी समानता की बात की गई है। तो इसका योगदान यही है कि हमारे जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म करके एकता और अखंडता को बल देता है। तो हमारा जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है वो हमारे समानता की बात करता है, यानी कि वो कहता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है और उनको अवसरों की समान अवसर भी है। तो स्टूडेंट यही थे हमारी समानता, इक्वालिटी। थर्ड हमारा आता है बंधुता। बंधुता यानी कि फर्टिनिटी। तो इनकोरेज ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमोंग ऑल सिटीजन मेंटेनिंग पीस एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। यानी कि सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना पैदा कर कर नफरत की जगह
प्यार को बढ़ावा देता है ये, और ये हमारी सामाजिक एकता का आधार भी बनता है और देश को विघटन होने से भी बचाता है, यानी कि देश को टूटने से भी बचाता है। तो यही थी हमारी बंधुता फ्रेटर्निटी। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो हमारा आता है सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो द स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी पार्टिकुलर रिलीजन एंड अडोप्ट ए नेचुरल एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, यानी कि विविधता में एकता बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार हमारी धर्मनिरपेक्षता है। और जो हमारे देश के जो राज्य है वे किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करते, ना तो किसी धर्म को सपोर्ट करते हैं और न ही किसी धर्म से नफरत करते हैं, यानी कि वे सभी धर्मों के प्रति अपना सम्मान दिखाते हैं। और इनका योगदान यही होता है कि ये हमारे धार्मिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये थी हमारी धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। तो सिटीजन हैव द राइट टू इलेक्ट दीर गवर्नमेंट, यानी कि जनता को सरकार चुनने का अधिकार है। तो स्टूडेंट जो हमारा देश है ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर नागरिकों को भागीदारी का अधिकार दिया जाता है ताकि जो जनता है वो अपनी खुद से अपनी सरकार चुन सके। तो इससे क्या योगदान दिया जाता है? इसका योगदान यही है कि यह लोगों की राष्ट्र की नीति निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, जिससे कि जो शासन है वो ट्रांसपेरेंसी उसमें बनी रहती है, यानी कि गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, यानी कि वो पारदर्शी और जवाबदेह बन जाता है। तो यही था हमारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी। इसके बाद सिक्स्थ हमारा आता है जस्टिस, यानी कि न्याय। तो गारंटी सोशल इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि जो हमारा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी है वो इसमें दी गई है ताकि जो समाज है उन सभी समाज के लोगों को समान अवसर मिल सके। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक समतामूलक समाज बनाने की ये नींव है, और इसका योगदान यही है कि ये हमारी असमानता को मिटाता है और एक सशक्त राष्ट्र की नींव भी रखता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा जस्टिस, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, यानी कि संवैधानिक मूल्यों का समग्र प्रभाव। तो अब हम सारी बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के समग्र प्रभाव की। तो these values not only guide the system of governance but also making citizen aware of their duties and राइट्स, यानी कि ये मूल्य सिर्फ सरकारी कागजों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिलों में बसते हैं। और स्टूडेंट ये मूल्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो यही मूल्य हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस कर सकता है। साथ ही जो हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द है, इन सभी का जो समाज का निर्माण है इन्हीं मूल्यों पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा संवैधानिक मूल्यों का समग्र प्रभाव, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम एक छोटे से निष्कर्ष, एक छोटे से कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन में हम देखेंगे द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज दैट इट इज नेदर एंटी गॉड नॉन प्रो गॉड रेदर, यानी कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष जो देश है, भारत है, वो न तो ईश्वर विरोधी है और न ही वो ईश्वर का समर्थक करता है। यानी कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की खूबसूरती यही है कि यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही किसी धर्म के पक्ष में है, तो ये सिर्फ इंसानियत के पक्ष में है। तो ये जो हमारे संविधान में निहित मूल्य है उनको ही हमने संवैधानिक मूल्य कहा है। और ये जो मूल्य होते हैं ये केवल शासन को ही दिशा नहीं देते बल्कि नागरिकों को भी एक आदर्श समाज बनने का हिस्सा देते हैं। तो हमारे जो संवैधानिक मूल्य है इन्हीं पर खड़ा है हमारे भारत का लोकतंत्र। यही हमें जोड़ते हैं, यही हमें मजबूत बनाते हैं और यही हमें एक बेहतर भारत की ओर ले जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट धर्म बदल सकता है लेकिन देश सबका एक ही है। तो अगर भारत को एक समावेशी, समानता आधारित और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना है तो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता और जो संवैधानिक मूल्य है इन दोनों को मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है राइट ए नोट ऑन सोवर्जिनिटी, यानी कि संप्रभुता पर टिप्पणी लिखिए। और करके पूछा गया है व्हाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट जुडिशियल एक्सप्लेन, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वे परिवर्तनीय क्यों नहीं है, वे परिवर्तन उनमें क्यों नहीं किया जा सकता, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए इस आंसर की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटे से परिचय, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से।
तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ग्रांट्स राइट टू इट्स सिटीजन बट ऑल्सो इंट्रस्ट देम विद सर्टेन ड्यूटीज सिमिलटेंसी, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो हमारे नागरिकों को अधिकार तो देता ही है, साथ ही उसके साथ में कुछ हमारे जो हमारी जिम्मेदारियां है वे जिम्मेदारियां भी हमें देखता है। तो आप मान लीजिएगा आप अपने घर के मालिक है, घर कैसे चलेगा, कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, किसे अंदर जाने देना है किसे नहीं, तो इन सभी का फैसले का हक सिर्फ आप है। तो आप सोचिए अगर कोई पड़ोसी आकर आपके घर के फैसले करने लगे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी तरह भारत नाम का यह जो विशाल घर है ये भी किसी का देश नहीं मानता है, इसका मतलब है कि संपूर्ण संप्रभुता। तो स्टूडेंट जो हमारा भारत है इसको हमारे संविधान ने संपूर्ण संप्रभु संपूर्ण संप्रभु राष्ट्र घोषित किया है, और ये किसी राष्ट्र की सब पहचान से हमारे भारत को अलग बनाता है। और साथ ही जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वे नागरिकों के चरित्र निर्माण के लिए और राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संप्रभुता पर टिप्पणी, यानी कि नोट ऑन सोवर्जिनिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे संप्रभुता के बारे में। तो सोवर्जिनिटी मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस व्हेन वी से दैट इंडिया इज ए सोवर्जिनिटी रिपब्लिक, यानी कि संप्रभुता का मतलब है भारत दुनिया में किसी के अधीन नहीं है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। जब हम कहते हैं कि जो भारत है किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामले में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, तो उसको ही हम कह सकते हैं ये हमारा जो भारत है ये संपूर्ण पूर्ण संप्रभुता वाला राष्ट्र है। तो यही थी हमारी संप्रभुता। इसके बाद हम देखें तो हमारी जो सोवर्जिनिटी है, जो हमारी संप्रभुता है, इसके हमारे दो पक्ष मिलते हैं। फर्स्ट हमारा इंटरनल सोवर्जिनिटी यानी कि आंतरिक संप्रभुता, और सेकंड हमारा एक्सटर्नल सोवर्जिनिटी यानी कि हमारी बाह्य संप्रभुता। तो सबसे पहले हम आंतरिक संप्रभुता समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट रेफर टू the country ability to make its own laws through institution like parliament and judiciary and the rule of law within its territory, यानी कि जब देश की संसद, न्यायपालिका और अन्य जो संस्थाएं हैं वे कानून बनाती है और उन्हीं देश में कानून का जो शासन है वो रहता है, तो उसे ही हम आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। तो देश के अंदर सभी कानून संसद बनाती है, कोर्ट, सरकार, सेना सब संविधान के अनुसार काम करते हैं, तो उसको ही हम आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो भारत में शिक्षा का कानून हो गया, आरक्षण नीति हो गई, जीएसटी हो गई, तो ये सब हमने खुद से ही बनाए हैं। कोई विदेशी देश हमें मजबूर नहीं कर सकता किसी भी नीति के लिए। सेकंड हमारा आता है एक्सटर्नल सोवर्जिनिटी यानी कि बाह्य संप्रभुता। तो नो फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्पोज ऑथोरिटी ओवर इंडिया एंड इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या भी कोई भी बड़ी शक्ति हो। तो स्टूडेंट अगर आप इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण में हम देखेंगे जो भारत है वो हमारे यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन है वो उसके ऊपर राज नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम विदेश नीति देखें, जैसे कि हमारे रूस यूक्रेन पर भारत का स्टैंड है, तो उसमें भी जो भारत है वो अपने निर्णय खुद लेता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे संप्रभुता के दो पक्ष जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो संविधान है उसमें संप्रभुता का उल्लेख किस तरीके से किया गया है। तो द preamble of the constitution clearly states with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। जैसे कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं, यानी कि भारत अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है और वो स्वतंत्र है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन सभी का सदस्य होते हुए भी जो उसके आदेश है वो अपने राष्ट्रहित के अनुसार ही स्वीकार करता है। तो यही था हमारा संविधान में संप्रभुता का उल्लेख। अब इसके कुछ महत्व या सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट संप्रभुता जो हमारा है वो हमारे
जो संप्रभुता है वो हमें हमारे देश को देती है सुरक्षा, स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति और अपनी पहचान बनाए रखने का आधार। तो संप्रभु भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी सेना रखने का अधिकार और अपनी संसद द्वारा कानून बनाने की जो क्षमता है वो सुनिश्चित करती है और ये हमारे भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान देती है जहाँ पर जनता ही सर्वोच्च सत्ता के धारक होते हैं। तो इसलिए ही हर राष्ट्र की नींव संपूर्ण संप्रभुता पर खड़ी होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा महत्व जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से की मौलिक कर्तव्य की जो कि अदालत में लागू क्यों नहीं किए जा सकते उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड अब हम बात कर लेते हैं व्हाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट जुडिशियल एक्सप्लेनेशन, यानी कि मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय क्यों नहीं है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे वाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वे आखिर है क्या। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर एडेड थ्रू द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। तो स्टूडेंट जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो बाद में हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 करके हमारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। तो जो हमारा आर्टिकल 51A था इसमें हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया और जो ये हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, सॉरी, जो हमारे ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे इसमें से हमारे स्टार्टिंग में 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड किया गया, वो जब जाके हमारे 11 हुए। तो आज अगर हम देखें तो वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है और ये जो कर्तव्य है राष्ट्र, समाज और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो स्टूडेंट आप समझिएगा आखिर जो मौलिक कर्तव्य है ये आखिर होते क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर है क्या। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए कि स्कूल में आपकी जिम्मेदारियां लिखी हुई है, स्कूल की इज्जत करना, समय पर आना, साफ सफाई रखना। ये जिम्मेदारी आपकी जरूरी तो है लेकिन स्कूल आपको कोर्ट में नहीं ले जाएगा अगर एक दिन आप लेट भी हो जाए। तो क्यों? क्योंकि ये आपके नैतिक दायित्व, कानूनी दायित्व नहीं है। तो ठीक वैसे ही जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वे भारतीय नागरिकों के नैतिक और सामाजिक दायित्व है, उनके कानूनी दायित्व नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम देखें, हमारे एग्जाम्पल देखें, हम रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, होनोरिंग द नेशनल फ्लैग, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावाना। तो इसी तरीके से ये हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मीनिंग ऑफ जुडिशियल, यानी कि परिवर्तनीय का अर्थ। तो ए राइट और ड्यूटी इज जुडिशियल व्हेन ए पर्सन कैन अप्रोच ए कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट और सीक ए रेमेडी इफ इट इज वायलेट, यानी कि जब भी हम किसी अधिकार या कर्तव्य को परिवर्तनीय कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि जब उस पर अमल न होने पर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर राहत मांग सकता है तो उसको ये हम परिवर्तनीय कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा परिवर्तनीय का अर्थ। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वे गैर न्यायिक क्यों है, वे परिवर्तनीय क्यों है। तो वाई आर फंडामेंटल ड्यूटीज आर जुडिशियल। सबसे पहले इसमें आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, यानी कि संवैधानिक प्रकृति। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारी नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां है और इन्हें प्रेरणादायक तत्व के रूप में जोड़ा गया है, न कि इन्हें न्यायिक तत्व के रूप में जोड़ा गया है। तो इनका उद्देश्य यही है कि ये नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं, उनको दंडित नहीं करते हैं। सेकंड आता है हमारा यह कोई कानूनी दंड नहीं है, यानी कि नो लीगल पेनल्टी। तो स्टूडेंट इफ ए सिटीजन फेल्स टू परफॉर्म ए फंडामेंटल ड्यूटी देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पनिशमेंट, यानी कि संविधान में इनके उल्लंघन पर कोई भी सजा नहीं है। तो संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहे कि अगर कर्तव्य नहीं निभाए तो जो जेल है या जुर्माना है वो हो जाएगा या उसको दंड किया दिया जा सकता है। थर्ड हमारा आता है न्यायालय में लागू नहीं, यानी कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, यानी कि ए पर्सन कैन नॉट फाइल ए केस इन कोर्ट अगेंस्ट समवन फॉर नॉट फुलफिलिंग ए फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि कोर्ट में इनको लागू नहीं किया जा सकता स्टूडेंट अगर आप पर यह मामला नहीं कर सकते कि इसने राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं किया।
तो यही था हमारा न्यायालय में लागू नहीं। फोर्थ हमारा आता है एम ऑफ मोरल एजुकेशन। तो इसका पर्पस यही है इंस्टिल प्रोटेक्शन यानी कि नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, सोशल अवेयरनेस यानी कि सामाजिक चेतना। तो ये सभी इसका एक नियम है। तो प्रेरणा देने के लिए जोड़े गए थे हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 करके। और ये हमारे एक तरह के कर्तव्य है, बल्कि कोई नियम नहीं है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कि किन कारणों से जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वे परिवर्तनीय है। तो स्टूडेंट लेकिन न्यायालय ने इनका उपयोग किया है, तो जो इसके कुछ अपवाद भी है। तो अगर आप देखें कि भले ही जो मौलिक कर्तव्य है वे लागू नहीं होते, लेकिन कई बार कोर्ट इनका उपयोग मार्गदर्शक के रूप में भी कर लेता है। तो स्टूडेंट कई मामलों में पर्यावरण जैसे संरक्षण हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, राष्ट्रीय एकता हो गया, तो इन सभी पर जो न्यायपालिका है इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने जजमेंट सुनाती है। तो इससे यही पता चलता है कि ये कर्तव्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी है। तो इन्हीं मामलों में कोर्ट कहता है कि नागरिकों को अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए। तो यही थे हमारे कुछ अपवाद जो कि मैंने आपको बता दिए। तो यही थे हमारे अपवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम देखेंगे सोवर्जिनिटी इज ए सिंबल ऑफ नेशंस फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये हमारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। और स्टूडेंट संप्रभुता हमें स्वतंत्र बनाती है और मौलिक कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को संविधान के प्रति जिम्मेदार और सजग बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ये परिवर्तनीय नहीं बनाया गया, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो नैतिक शिक्षा देना है। तो एक तरफ संप्रभुता देश को शक्ति देती है, तो दूसरी तरफ कर्तव्य नागरिकों को चरित्र देते हैं। और जब देश भी मजबूत हो और नागरिक भी मजबूत हो स्टूडेंट, तभी हमारा एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है और एक महान राष्ट्र बन सकता है। तो यह हमारी भारत की पहचान है कि ये स्वतंत्र भी है और जिम्मेदार भी है। तो स्टूडेंट जितना ही जरूरी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उतने ही जरूरी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, तभी हम एक मजबूत और समर्पित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3 स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडियन सिटीजन, एक्सप्लेन, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वे कितने हैं वो हमें बताना है। और करके पूछा गया है एक्सप्लेन इन डिटेल द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि हमसे पूछा गया है कि भारत के नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में हमें बताना है और उनके महत्व को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं। और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली ग्रांट्स फंडामेंटल राइट्स to its citizen but also expect them to fulfill certain fundamental duties, यानी कि ये किसी भी तरह के अगर हम देखें तो ये हमारे मौलिक अधिकार की तरह कोई भी कानूनी नहीं है, ये हमारे एक मौलिक कर्तव्य है। अगर जो हमारा संविधान है वो हमसे इन कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा करता है। तो स्टूडेंट जो हमारे कर्तव्य है ये दोनों ही हमारे राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। और जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्य को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और जिसका उद्देश्य था सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशन एंड सोसाइटी, यानी कि समाज के प्रति राष्ट्र व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाना, नागरिकों को जिम्मेदार बनाना। तो स्टूडेंट चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडियन सिटीजन, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर हमारे है क्या। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वो जिम्मेदारियां है जो संविधान हर नागरिकों से निभाने की अपेक्षा करता है। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से स्टोरी के माध्यम से समझिएगा कि देश की तुलना अगर एक क्रिकेट टीम से करे तो अधिकार है आपने बैटिंग और बॉलिंग के मौके, और कर्तव्य है वही सही समय पर मैदान में उतरना, टीम स्पिरिट रखना और रूल्स फॉलो करना। तो अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ अपने मौके की बात करे पर रूल न माने तो टीम कभी मैच नहीं जीत पाएगी। ठीक यही हमारे देश के साथ भी होता है।
तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे भारतीय नागरिक है उनके लिए मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के समय में अगर हम देखें तो हमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमारे स्टार्टिंग से ये 11 नहीं थे। आप एक छोटा सा उदाहरण देखें, 1970 का दशक, देश में काफी बदलाव हो रहे थे। तभी सरकार ने सोचा कि नागरिक अधिकार तो मांग रहे हैं लेकिन कर्तव्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। बाद में फिर हमारा 2002 में स्टूडेंट एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें हमारा एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया और वो था हमारा 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना। तो सॉरी, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना। तो स्टूडेंट अब आज के समय में देखें तो इसको जोड़ के मिला के हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे, ये हमारे पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में निहित है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। अब चलिए हम इन्हीं मौलिक कर्तव्य को एक एक करके देख लेते हैं और सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट डील्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथेम। यानी कि स्टूडेंट संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे कि आप स्कूल में नेशनल एंथेम के समय सब शांत खड़े होते हैं, वैसा सम्मान हर जगह जरूरी है। तो स्टूडेंट यही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये नागरिकों के प्रति निष्ठावान बनाता है और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने के लिए भी प्रेरित करता है। सेकंड हमारा आता है टू सर्चिज द एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना। तो स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर्स के त्याग, एकता और साहस को अपने जीवन में अपनाना ताकि उनके जो बलिदान है उनको याद रखा जाए और उनकी सोच को अपने जीवन में उतारा जाए। तो यही था हमारा सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद थर्ड हमारा आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट टू सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टूडेंट देश की एकता, देश की अखंडता की रक्षा करना। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट्सएप पर झूठी खबरें न फैलाना, ये भी हमारे एक एकता की रक्षा है। और साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहना और देश की रक्षा करना। तो स्टूडेंट यही था हमारा फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद सॉरी थर्ड, इसके बाद हमारा फोर्थ आता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कैलेड अपॉन। यानी कि स्टूडेंट देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर सेवा के लिए तैयार रहना। तो जो भी हमारे आपदा, अर्थक्वेक या पैंडेमिक है, उन सभी में हमें सेवा भाव रखना चाहिए। उस समय हमें देश की सहायता करनी चाहिए। फिफ्थ हमारा आता है टू प्रमोट हार्मोनी। यानी कि स्टूडेंट जो भाईचारे की भावना है, जो समानता है और महिलाओं का सम्मान है, तो स्टूडेंट ये हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर बस में किसी महिला बुजुर्ग को सीट दे तो स्टूडेंट ये भी हमारा एक कर्तव्य ही है। तो इससे जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना होता और सभी के साथ समान व्यवहार रखना होता है। सिक्स्थ हमारा आता है समाज में प्रथाओं, प्रेरित, अपमानजनक कार्यों से बचना जो कि हमारे स्त्री के सम्मान के विरुद्ध में हो। तो द वैल्यू एंड परसेव द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्परेटिव कल्चर। यानी कि स्टूडेंट महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक प्रथाओं से दूर रहना, अंधविश्वास, भेदभाव छोड़कर जो हमारी समानता है उसको बढ़ावा देना। इससे महिलाओं को समान अधिकार और गरिमा मिलती है। सेवंथ हमारा आता है स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, हमारे पेड़, नदियां, वन्य जीव, इन सभी की रक्षा करना। जैसे कि आप इसको एक अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर देश को तोहफा दे सकते हो। एट्थ हमारा आता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंजरी एंड रिफॉर्म। यानी कि जो हमारी वैज्ञानिक सोच है उसको अपनाना। तो ब्लाइंड बिलीफ छोड़कर तर्क और ज्ञान को महत्व देना चाहिए, अंधविश्वासों से हमें दूर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट यही है हमारा 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद नाइन्थ हमारा आता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू बी एब्जॉर्ब वायलेंस। तो जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि स्कूल डेस्क की जो हमारी होती है उन पर नाम नहीं लिखना चाहिए, बस रेल की सीट नहीं फाड़नी चाहिए। ये हमारे देश को बचाना ही है, हमारे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। टेंथ हमारा आता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। यानी कि जो हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत
गतिविधियां होती है उनको उत्कृष्टता प्राप्त कराने का हमें प्रयास करना चाहिए, अपने काम में उत्कृष्टता लाना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, फार्मर हो, लेबर हो या ऑफिसर हो। काम में क्वालिटी ही हमारा एक कर्तव्य है। 11th हमारा आता है, जो हमारा लास्ट आता है, जो हमारा 2002 में जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उसमें बात की गई थी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस टू ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स, यानी कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दिलाना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित है तो इसे स्कूल तक पहुंचाना आपका भी एक कर्तव्य है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि मैंने आपको बता दिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमारे आगे भी पूछा गया है, तो आप इसको अभी यहीं पे समझ लीजिएगा। हम आगे आगे इसको रिपीट करेंगे लेकिन हम बहुत ही शॉर्टली समझेंगे उसको, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हर बार एक्सप्लेन करते चलेंगे तो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो सबसे पहला आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमोंग सिटीजन, यानी कि स्टूडेंट नागरिकों को जिम्मेदारी की भावना। तो इससे नागरिक जिम्मेदार बनते हैं, तो वे केवल अधिकारों की मांग ही नहीं करते बल्कि राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी भी वे बनते हैं। सेकंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटरजिनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो देश में अनुशासन आता है, राष्ट्र प्रेम, संप्रभुता, एकता, ये सभी हमारे भारत की अखंडता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो सामाजिक एकता भी बढ़ती है। थर्ड हमारा आता है सामाजिक समरसता का निर्माण, यानी कि क्रिएशन ऑफ सोशल हार्मोनी। तो भाईचारा, समानता, ये सभी हमारे बढ़ता है, और ये सभी बढ़ने से हमारे समाज में सौहार्द और समरसता भी पैदा होती है। फोर्थ हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारा पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर है उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और ये हमारे नागरिकों का एक कर्तव्य को सचेत भी करता है। फिफ्थ हमारा आता है लोकतंत्र की मजबूती, यानी कि स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो कर्तव्य के पालन से ही लोकतंत्र अधिक जागरूक होता है और मजबूत बनता है। तो एक देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक सिर्फ राइट्स ही नहीं बल्कि ड्यूटीज भी निभाते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। स्टूडेंट निष्कर्ष में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज आर द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे भारतीय संविधान की एक आत्मा है और ये हमें केवल अधिकार ही नहीं है बल्कि हमें कुछ जिम्मेदारियां भी देता है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी पहिया टूट जाता है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्टूडेंट इनकी संख्या अगर हम देखें फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये 11 है। और स्टूडेंट हम सब अगर अपने फंडामेंटल ड्यूटीज निभाए तो एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और डेवलप इंडिया हम खुद बना सकते हैं। तो इसीलिए आज से आप संकल्प ले कि मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य भी निभाऊंगा। और स्टूडेंट अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संतुलन से ही हमारा जो भारत है वो प्रगतिशील, सशक्त और जागरूक बन पाएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपसे वीडियो के बीच में कहीं भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी तीनों करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए मैं आपसे हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप सभी कमेंट सेक्शन में इन्हें जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है। तो जो भारत है वो किस प्रकार का राज्य है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद है वो आपको बताना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 हमारे किस अधिकार से संबंधित है ये आपको जरूर बताना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे तीनों क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी तीनों आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट हो गए उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट
यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। इसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रिम्बल, कैन द प्रिम्बल बी अमेंडमेंट। यानी कि जो हमारा सोशलिस्ट शब्द है, समाजवादी शब्द है, उसका अर्थ क्या है प्रस्तावना में, और जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्या हम अमेंडमेंट या संशोधन कर सकते हैं, ये हमें बताना है। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द प्रियम्बल। यानी कि जो हमारी प्रियम्बल है उसकी मुख्य विशेषताओं, उसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे, द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्सेप्ट द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, और ये हमारे संविधान के जो उद्देश्य है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये हमारे संविधान का एक सार है। तो स्टूडेंट, ये हमारे बताती है कि संविधान किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहता है। जैसे कि जो हमारा जो संविधान है उसमें हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे टोटल 5 वर्ड ऐड है। फर्स्ट हमारा सोवर्जन यानी कि संप्रभु, सेकंड हमारा सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, थर्ड हमारा सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, फोर्थ हमारा डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक यानी कि गणराज्य है। तो स्टूडेंट, ये हमारे संविधान में की प्रस्तावना में 5 शब्द है, और ये दर्शाते हैं कि जो हमारा संविधान है वो भारत को किस रूप में देखना चाहता है। तो स्टूडेंट, क्या इसमें जो हमारी प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो इसको भी हमें समझना है। तो चलिए, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रिम्बल। यानी कि जो भारत प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट समझ लेते हैं, यानी कि समाजवादी का अर्थ समझ लेते हैं। तो द वर्ड सोशलिस्ट रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी यानी कि आर्थिक, एंड सोशल यानी कि सामाजिक। तो ये दोनों जो वर्ड है, ये वर्ड हमारा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, इसका अर्थ है संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण और समाज में आर्थिक समानता। तो स्टूडेंट, 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मूल पिलियम ये जोड़ा गया था। ये हमारा मूल संविधान जो था उसमें ये शब्द नहीं था। तो उस समय देश में आर्थिक असमानताएं बढ़ रही थी। सरकार ने सोचा अगर संविधान की आत्मा में इक्वालिटी का संदेश मजबूत नहीं होगा तो जो असमानता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए सोशलिस्ट शब्द को जोड़कर प्रिम्बल की जो दिशा है वो और ज्यादा स्पष्ट कर दी गई थी। तो ये हमें बताता है कि किसी विशेष वर्ग के पास संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो। गरीब, मजदूर, किसान जो ये हमारे पिछड़े वर्गों को भी समान अवसर दे मिलना चाहिए। साथ ही राज्य नागरिकों की आवश्यक बुनियादी जरूरतों को पूरा करे, जैसे कि हमारे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सभी के बारे में। तो अब हम भारत का दृष्टिकोण देख लेते हैं कि समाजवाद का दृष्टिकोण अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का भारतीय दृष्टिकोण। तो स्टूडेंट, जो हमारा भारत है इसमें हमारे समाजवाद का अर्थ है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय को स्थापित करना, न कि किसी की सरकारी नियंत्रण से। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी भावना है ये हमारे गांधीवादी समाजवाद से जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट, इसमें हमारी नैतिकता के साथ साथ जो हमारी मानवता है उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो यही था समाजवाद का भारतीय दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कब जोड़ा गया समाजवादी शब्द, जो कि मैंने अभी आपको बताया ये हमारा मूल संविधान में नहीं था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। और अब अगर हम अपनी प्रस्तावना देखें तो इसमें हमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा कि कब जोड़ा गया समाजवादी शब्द। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्हेन वाज द वर्ल्ड सोशलिस्ट, वो सॉरी कैन द प्रिम्बल बी अमेंडमेंट। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, किया जा सकता है लेकिन एक सीमित रूप में। तो एक तरीके से हम आप एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिएगा, अगर घर के मेन गेट पर कोई शब्द धुंधला हो जाए तो आप उसे रीप्रिंट तो कर सकते हैं लेकिन गेट की शेप नहीं बदल सकते। तो ठीक इसी तरह प्रिम्बल में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो मूल ढांचा है वो नहीं बदला जा सकता। तो स्टूडेंट, हमारा आर्टिकल 368 हमारा इसमें अमेंडमेंट की बात करता है, जैसे कि हमारा अनुच्छेद
368 है, उसमें हमारा कहा गया था कि जो हमारा प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो सामान्य संविधान संशोधन है वो ही इसमें किया जा सकता है, मूल ढांचे के बाद संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण तथ्य अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो जो हमारा संविधान संशोधन है ये हमारी प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका एक उदाहरण है। तो इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदल सकते। तो स्टूडेंट आप एक केस समझिए, केशवानंद भारती बनाम राज्य केस 1973 का। तो स्टूडेंट ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो प्रिम्बल है वो संविधान का हिस्सा है, इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा इसको बदला जा सकता है, लेकिन इसकी जो मूल आत्मा या इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला जा सकता। तो इसका मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता, इसलिए 42 कमिटमेंट में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए, क्योंकि वे संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा कि हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन फीचर ऑफ द प्रिम्बल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो चलिए इसकी मुख्य विशेषताएं हम देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सोवर्जिनिटी यानी कि संप्रभुता। तो स्टूडेंट भारत किसी और देश का गुलाम नहीं है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, यानी कि हमारा जो देश है, जो हमारा प्रिम्बल है, ये संपूर्ण प्रभुत्व वाले देश को दिखाता है। सेकंड आता है सोशलिज्म। तो एन इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम दैट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि समाजवादी, तो हर नागरिक को आर्थिक सामाजिक असमानता यहाँ पर प्राप्त है। तो स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इसमें दिया गया है। थर्ड हमारा आता है सेक्युलर। तो स्टूडेंट राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें तो राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखता है, ना तो ये किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही किसी धर्म से नफरत करता है। तो राज्य के लिए सभी धर्म बराबर है। फोर्थ हमारा आता है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि जो सरकार है वो जनता के द्वारा, बाय द पीपल जनता के लिए, फॉर द पीपल यानी कि जनता की ही होती है। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, तो यहाँ पर सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की होती है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। तो द हेड ऑफ स्टेट इज सिलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी, यानी कि राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। तो स्टूडेंट गणराज्य हमारा इसलिए ही हमारे भारत को कहा जाता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से ही चुना जाता है, किसी भी तरह का कोई वंशानुगत राजा नहीं होता। सिक्स्थ हमारा आता है जस्टिस यानी कि न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसमें दिया गया है। सेवंथ आता है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। तो लिबर्टी की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की पूरी आजादी हमें सभी को प्राप्त है। एट्थ बात करें इक्वालिटी यानी कि समानता। तो ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। नाइन्थ हमारा आता है फर्टिनिटी यानी कि बंधुता। तो स्टूडेंट भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय सम्मान की भावना में इसमें देखने को मिल जाती है। तो स्टूडेंट सभी नागरिकों के अंदर भाईचारा और एकता की भावना होनी चाहिए। तो यही थी हमारी कुछ विशेषताएं हमारे प्रिम्बल की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे द प्रिम्बल सर्वे एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि तो स्टूडेंट ओवरऑल हम यही बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेम्बल है वो कोई साधारण पैराग्राफ नहीं है, यह हमारे देश का एक विजन स्टेटमेंट है। तो सोशलिस्ट शब्द हमें याद दिलाता है कि विकास का असली मतलब सिर्फ अमीरी की तरक्की नहीं, बल्कि हर नागरिक का साथ लेकर चलना है। और जो हमारी अमेंडमेंट की शक्ति है वो बताती है कि जो हमारा संविधान है वो हमारा लचीला संविधान है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ना तो कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला है। तो वक्त के हिसाब से बदला जा सकता है, लेकिन आपकी अपनी जो आत्मा है वो कभी नहीं खोता, यानी कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना की विशेषता भारतीय लोकतंत्र के आधार की स्तंभ है और जो कि भारत को एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है व्हाट काइंड्स ऑफ फ्रीडम डज द
कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी कि जो हमारा संविधान है वो किस प्रकार से हमें संविधान की स्वतंत्रता की गारंटी यानी कि फ्रीडम की गारंटी देता है। साथ ही और करके पूछा गया डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में हमें बताना है। तो जैसे कि हमने हमारे मौलिक कर्तव्य अभी भी देखे थे, अभी हमने अपने मौलिक कर्तव्य देखे थे, हम एक बार फिर से शॉर्टली आपको बता देंगे, आप डीपली उसको उसी टॉपिक पर पढ़ लेना। तो चलिए अब हम हमारा आंसर लिख लेते हैं। हमारे आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि हमारा परिचय। तो परिचय में हम लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर इट्स सिटीजन, यानी कि जो हमारा नागरिक के जो अधिकार और जो मौलिक कर्तव्य है ये दोनों ही एक ऐसा दस्तावेज है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और हमारे जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है उसके प्रति हमें उत्तरदायी बनाता है। तो स्टूडेंट हमें इस आंसर में दो बातों पर पहलू करना है। फर्स्ट, द टाइप्स ऑफ फ्रीडम गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है वो किस प्रकार से स्वतंत्रता देता है। सेकंड, हमारा भारतीय संविधान में वर्णित तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में। तो चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि संविधान किस प्रकार स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देख लेते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 टू 22। स्टूडेंट जो हमारा भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 19 से 22 हमारे स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट टू फ्रीडम की गारंटी दी जाती है और ये हमारे लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन सी गारंटी दी गई है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19, तो सबसे पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आपके पास किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं लगाया गया है। तो आप सरकार की पॉलिसीज पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म या समुदाय में नफरत फैलाना ये आपकी फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर ये आपकी एक तरीके से आप पर कंट्रोल लगा लिया जाता है। तो व्यक्ति अपने विचार बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। सेकंड आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, यानी कि शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट लोग बिना हथियार इकट्ठे हो सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा एक अधिकार है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देखें अन्ना हजारे के आंदोलन हो गए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अलाउडेड हो गए। तो स्टूडेंट तो नागरिक बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से भी एकत्रित हो सकते हैं। थर्ड हमारा आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता होती है। तो आप यूनियन, क्लब, सोसाइटी, राजनीतिक पार्टी या संगठन भी बना सकते हैं, आप पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। फोर्थ आपका आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्र रूप से आपको कहीं भी जाने का, आपको आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हो, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता आपके पास है। तो स्टूडेंट फिफ्थ आता है फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आप किसी भी जगह पर रह सकते हैं, किसी भी स्थान पर निवास करने की आपको स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति भारत में कहीं भी बस सकता है, आप मुंबई, दिल्ली, असम या कहीं भी अपना घर बना सकते हो। सिक्स्थ हमारा आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि स्टूडेंट किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता। तो आप चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो या यूट्यूबर, ये आपका अधिकार है, आपके ऊपर सरकार का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं बन सकते। तो स्टूडेंट यही थे हमारी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत। इसके बाद कुछ अन्य स्वतंत्रताएं भी देख लेते हैं, अदर रिलेटेड फ्रीडम्स, जैसे कि हमारा आर्टिकल 21 आ गया जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ये हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। स्टूडेंट अनुच्छेद 21, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है कि किसी को बिना उचित प्रक्रिया के जेल नहीं भेजा जा सकता। इसी के साथ आप सेकंड देखें आर्टिकल 21A देखें राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 21 है, जो कि हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार, यानी कि हर बच्चे को स्कूल जाना उसका अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमारा आर्टिकल 22 हो गया जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट द डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि अनुच्छेद 22 कहता है कि आपको अरेस्ट होने पर आपके अधिकार बताए जाएंगे, गिरफ्तार होने पर आपको सुरक्षा दी जाएगी। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा नोट करके कि जो हमारी स्वतंत्रता है ये
पूर्ण नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली फ्रीडम्स। ये हमारी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन यानी कि कुछ स्वतंत्रताएं अनलिमिटेड नहीं होती, उन पर देश की सुरक्षा, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के लिए जो सीमाएं हैं वे उचित सीमाएं लगाई जा सकती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा नोट। तो स्टूडेंट यही थे हमारे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20, 21, 21A और 22 के तहत जो स्वतंत्रता है वे हमने देख ली। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा, यानी कि डिस्कशन ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आज के समय में है और ये हमारे आर्टिकल 51A में निहित है। तो स्टूडेंट इनमें हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे, तो ये हमारे 10 जोड़े गए थे 42 में, फिर हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक और हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आज के समय में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, जैसे कि हमारा टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि जो हमारे संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान है, इसका सम्मान करना। तो स्टूडेंट फ्लैग वेविंग सेरेमनी में सम्मान करना हमारा एक कर्तव्य है। सेकंड हमारा होगा टू अपहोल्ड एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना। तो स्टूडेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और आदर्शों को जीवन में उतारना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ये सभी को मैंने आपको डीपली इससे पहले वाले आंसर में बताया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक बार शॉर्टली बता रहा हूँ। थर्ड हमारा आता है टू डिफाइन द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटरगिनिटी, यानी कि जो देश की एकता और अखंडता है, जो उसकी संप्रभुता है, उसकी रक्षा करना। फोर्थ आता है टू सर्व द नेशन एंड रेंडर नेशनल सर्विस, यानी कि राष्ट्र की सेवा करना, आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए तैयार रहना। तो जो हमारे फ्लोड, अर्थक्वेक या पैंडेमिक होता है उसमें हमें मदद करनी होती है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ये हमारी एक नेशनल ड्यूटी है। तो स्टूडेंट इसी के साथ सभी के साथ समझता और भाईचारे की भावना बनाना और महिलाओं का सम्मान करना, तो वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा देना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचुरल है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जो हमारे जीव होते हैं उनके प्रति हमें अपनी, जैसे कि पेड़, नदियां, झील हो गए, उनके प्रति अपनी भावना को जगाना। तो स्टूडेंट आप जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर आप एक परफेक्ट नेशनल ड्यूटी भी निभा सकते हो। इसी के साथ हमारा सेवंथ आता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि जो वैज्ञानिक सोच है वो हमें बढ़ानी चाहिए, हमें ब्लाइंड बिलीफ छोड़कर तर्क को अपनाना चाहिए। एट्थ हमारा आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि जो बस, रेल है उनको नुकसान पहुंचाना, देश को नुकसान पहुंचाना है तो हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसे ही नाइन्थ आता है टू स्ट्राइव द एक्सीलेंस, यानी कि जो व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता है वो हमें लानी चाहिए। तो स्टूडेंट हो या वर्कर हो, क्वालिटी काम करना ही हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ जो हमारा 11वां आता है, जो कि हमारा सबसे लास्ट आता है, वो आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, और ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 करके किया गया था। तो अब ये तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए, इनको मैंने आपको पहले भी बताया था। अब एक बार फिर से इनका महत्व भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट महत्व इनका यही है कि नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक बनाते हैं, साथ ही ये हमारा जो समाज है उसमें एकता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को भी मजबूत करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो पालन है वो हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा एक कर्तव्य है। तो यही था हमारा मौलिक कर्तव्यों का महत्व। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड्स ए बैलेंस्ड डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है यहाँ पर हमारे नागरिकों को अधिकार तो मिलते ही है, इसी के साथ साथ हमारे जो कर्तव्य है वे भी हमें दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा संविधान है ये हमें अभिव्यक्ति, व्यवसाय, बहुत सारे ऐसे अधिकार देता है। तो हमारे राइट्स और ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू है, अधिकार हमें ताकत देते हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। तो स्टूडेंट अगर हर नागरिक अपने अधिकार भी जाने और कर्तव्य भी निभाए तो भारत न सिर्फ तेजी से विकसित होगा बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानित और एकजुट राष्ट्र भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट जब हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी मानेगा तभी एक जो राष्ट्र है वो सुशासित, सुमर्थ और समर्पित बन पाएगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया एक्सप्लेन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यानी कि दो चीजों की यहाँ पर बात की गई है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। इन दोनों प्रावधानों की हमें संवैधानिक प्रावधानों की बात करनी है। इसी के साथ ही और करके पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक्सप्लेन ब्रीफली। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, वो हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर को भी लिख लेते हैं और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे द प्राइमरी एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू एस्टैब्लिश ए जस्ट, यानी कि न्यायपूर्ण, स्टेबलिज्म यानी कि समतामूलक, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी कि लोकतांत्रिक समाज। तो ये हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है स्टूडेंट, और इन्हीं के लिए हमारे जो मौलिक अधिकार है वे हमें दिए गए हैं, और साथ ही इनमें हमारे समक्ष विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधि का समान संरक्षण यानी कि इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो चीजें बताई गई है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संविधान के में विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जब बात करते हैं तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं। तो समझ लेते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा अनुच्छेद 14 कहता है कि जो राज्य है वो भारत के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो स्टूडेंट ये व्यक्ति के अधिकार है। इसका मतलब दो बातें हैं, फर्स्ट हमारी इक्वालिटी बिफोर लॉ और सेकंड हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, इनमें गहरा अंतर है। कहानी और उदाहरण के माध्यम से चलिए हम इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नकारात्मक अवधारणा है, और इसका मतलब है कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, बराबर है, किसी को विशेष सुविधा नहीं है, कोई राजा नहीं, कोई खास व्यक्ति नहीं, और सभी कानून के अधीन है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा ब्रिटिश कॉमन लॉ यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ से आया है। और यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, अगर कोई प्रधानमंत्री भी कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो सिद्धांत रूप से उनके खिलाफ भी वही जुर्माना होना चाहिए जो कि एक आम नागरिक के लिए होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो हमारा कानून है उसके सामने सब ही समान है, कोई भी अच्छा या बुरा या कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। सेकंड हमारा आता है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो स्टूडेंट एक तरीके से एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब होता है हमारा समान परिस्थितियों में समान कानून और अलग परिस्थितियों में अलग कानून, ताकि सबको वास्तविक समानता मिल सके। तो स्टूडेंट ये जो हमारा ये विचार है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा अमेरिका के संविधान से यानी का अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो स्टूडेंट आप अगर इसका उदाहरण देखें, जैसे कि SC/ST के लिए रिजर्वेशन हो गया, तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां है वे अलग है, उन्हें बराबरी तक लाने के लिए विशेष सुरक्षा दी गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट आप विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण में अंतर भी देख लेंगे। तो अंतर में हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेकंड हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो प्रकार की बात करें तो जो हमारा विधि के समक्ष समानता है ये हमारा एक नेगेटिव प्रिंसिपल है, और विधि के समान संरक्षण हमारा एक पॉजिटिव प्रिंसिपल है। उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को कानून के अधीन लाना, और विधि के समान संरक्षण का उद्देश्य है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करना। इसी तरीके से सोर्सेज देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया है, वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारा US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एप्लीकेशन देखें या लागू होने का तरीका देखें तो विधि के समक्ष समानता कहता है कि सब पर समान नियम लागू होंगे, और जो हमारा विधि का समान संरक्षण है वो कहता है कि जरूरतमंद को विशेष सुरक्षा मिल सकती
है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें इक्वालिटी बिफोर लॉ का, तो सभी पर टैक्स नियम एक जैसे लागू हो गए, और हमारे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का देखें तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सब्सिडी दी जाएगी। तो यही था हमारा अंतर जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत। तो प्रिंसिपल डेवलप बाय कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 40। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी कि तर्कसंगत वर्गीकरण हमारा सबसे पहले आता है। तो स्टूडेंट रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमारा वो होता है कि राज्य अगर कोई स्पेशल लाभ देता है तो वो हमारा किसी भी तरह का कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बेशर्त है कि वो जो हमारा स्पेशल लाभ होगा वो तर्कसंगत होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट उद्देश्य उसके होने चाहिए। तो स्टूडेंट आप अगर एग्जांपल के लिए देखें, महिलाओं के लिए हमारा लेडीज कोच होगा, तो ये हमारा एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी कि ये हमारा तर्कसंगत वर्गीकरण है। इसी के बाद सेकंड हमारा आता है मनमाना व्यवहार वर्जित, यानी कि जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एक्शन है वो हमारा वर्जित है, यानी कि जो राज्य है वो किसी के साथ भी मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। मान लीजिएगा अगर दो व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, तो ये राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति को छोड़ दिया दूसरे को पकड़ लिया, तो वो दोनों को ही पकड़ेगा। तो यही हमारे एक आर्टिकल 14 का सीधा उल्लंघन होगा अगर वो दोनों में से एक को छोड़ देता है। तो यही था हमारा मनमाना व्यवहार वर्ज वर्जित। इसके बाद हमारा महत्व आता है, इंपोर्टेंस आता है। तो इंपोर्टेंस अगर हम बात करें, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। तो स्टूडेंट जो हमारा आर्टिकल 14 है वो केवल इक्वालिटी नहीं देता बल्कि जस्टिफाई इक्वालिटी देता है, और इक्वालिटी का मतलब है सबको एक जैसा नहीं बल्कि उनको उनका हक देना। तो आरक्षण, सब्सिडी, विशेष कानून, ये सभी हमारे उसी अनुच्छेद की अनुछाया में वैध माने जाते हैं अगर उनका जो उद्देश्य है वो समानता को वास्तविक बनाता है। तो यही था हमारा महत्व जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे आर्टिकल 14 डज नॉट एम फॉर मेयर फॉर्मल इक्वालिटी बट फॉर सब्सटेंटिव एंड रियल इक्वालिटी, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा आर्टिकल 14 है ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। यही हमें याद दिलाता है कि कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। तो स्टूडेंट जो विधि के समक्ष समानता है वो सभी नागरिकों को कानून के अधीन लाता है, लेकिन जो हमारा विधि का समान संरक्षण है वो कहता है कि किसी के अवसरों को बाधित न किया जाए। तो जिन परिस्थितियों की कमजोर है उन्हें ऊपर उठाने के लिए समाज और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। तो अगर यही सोच हर नागरिक में आ जाए तो भेदभाव, अन्याय और असमानता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों ही जो हमारे ये सिद्धांत है इनको जोड़ दे तो भारतीय संविधान की समाजवादी और न्यायिक भावना को साकार किया जा सकता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यहीं पर और करके पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि जो हमारे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट जो भारत का संविधान है वो हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र का अधिकार है, और ये हमारा एक लिखित संविधान तो है ही है सबसे बड़ा, इसी के साथ साथ ये हमारी विविधता को भी हमारा परिभाषित करता है। और स्टूडेंट ये हमारे अन्य देशों के संविधान से अलग बनाता है, और ये हमारे संविधान में 3 अंग दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, सेकंड हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और थर्ड हमारा जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। तो स्टूडेंट अगर इन तीनों का संतुलन है, उस तीनों के संतुलन को ही हम कहते हैं शक्तियों के प्राधिकरण का सिद्धांत। तो चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि मेजर फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए मुख्य विशेषताएं हम इसकी देख लेते हैं। तो मुख्य विशेषताएं में अगर स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करें तो हमारा आता है ब्रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित और विस्तृत संविधान। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 400 प्लस आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और विस्तृत व्यवस्थाएं दी गई है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल अगर आप देखें, आप इसे एक कंप्लीट मैनुअल समझिएगा जिसमें देश चलाने से लेकर फंडामेंटल राइट्स तक सब कुछ लिखा हुआ है।
सेकंड आता है फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघात्मक ढांचा। तो स्टूडेंट केंद्र और राज्य का इसमें ढांचा दिया गया है, तो दोनों की अपनी अपनी पावर्स है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिए देश को एक टीम मानिए, जो कोच है वो हमारे सेंटर यानी कि केंद्र है, और जो प्लेयर्स है वे हमारे स्टेट यानी कि राज्य है। तो दोनों की भूमिकाएं अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही है कि जो इंडिया है वो फर्स्ट आए। थर्ड हमारा आता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है उसकी सर्वोच्चता। तो द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ओनली विद इन द लिमिट्स ऑफ डिफाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संसद भी संविधान से ऊपर नहीं है, कानून तभी मान्य है हमारा जब वह संविधान के अनुरूप हो सके। फोर्थ फिर हमारा था फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकार है जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, ये लोकतंत्र की बैकबोन माने जाते हैं और यही हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। फिफ्थ हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है और जो हमारे डीपीएसपी है, ये हमारे हर नागरिक की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। संविधान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, समानता, वैज्ञानिक सोच। तो सरकार के लिए दिशा निर्देशक सिद्धांत हमारे डीपीएसपी में दिए गए हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को रखा गया है। इसके बाद सिक्स्थ हमारा आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार के ऊपर निगरानी रखते हैं और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। तो राज्य जो स्टूडेंट जो हमारे न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका है, इनको स्वतंत्र रूप से बनाया जा सके ताकि ये दोनों ही एक दूसरे के होकर निष्पक्ष होकर निर्णय दे सके। सेवंथ हमारा आता है सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो स्टूडेंट जो हमारा राज्य है वो किसी धर्म को न तो बढ़ावा देता है न ही विरोध करता है, वो सभी धर्म को बराबर मानता है। नाइन्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड राइजिडिटी यानी कि संविधान का लचीलापन और कठोरता। तो स्टूडेंट ना तो हमारा जो संविधान है वो ज्यादा हल्का है और ना ही ज्यादा कठोर है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें जरूरत पड़ने पर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ बदलाव आसानी से, कुछ बदलाव कठिन प्रक्रिया से संभव, इससे संविधान जीवंत भी बन जाता है और स्थिर भी बन जाता है। इसके बाद 10th हमारा आता है जैसे कि हमारी कुछ संस्थाएं हो गई, जैसे कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, सीएजी हो गया। तो ये जो सभी हमारी संस्थाएं हैं, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान की निष्पक्षता को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्टूडेंट यही थी हमारे संविधान की विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स दैट द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि स्टूडेंट गवर्नमेंट के तीन अंग अलग हो ताकि कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, उसको हम शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहने के। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसके तीन अंग दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा विधायिका जो कि लॉ मेकिंग का काम करता है, सेकंड हमारा कार्यपालिका जो कि लॉ इन्फोर्समेंट का काम करता है, और थर्ड हमारा न्यायपालिका जो कि लॉ इंटरप्रिटेशन का काम करता है। तो स्टूडेंट ये दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए ताकि जो एक भी जो अपना संस्था है वो दूसरी संस्था का दुरुपयोग ना कर सके। तो स्टूडेंट इसके कुछ मूल उद्देश्य रखे गए हैं। तो मूल उद्देश्य स्टूडेंट यही होते हैं कि ये शक्ति का केंद्रीकरण रोकते हैं, लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं, साथ ही एक दूसरे की जांच और नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा विधान पालिका है, वो कानून बनाती है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंटर और स्टेट असेंबलीज हो गई। सेकंड एग्जीक्यूटिव आते हैं जो कि हमारी कार्यपालिका है, तो ये कानून लागू करती है, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, मिनिस्टर हो गए, या कोई भी डिपार्टमेंट्स हो गया। थर्ड आते हैं हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, तो ये कानून का इंटरप्रिटेशन और न्याय करती है, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई। तो यही था हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। इसके बाद हम भारत में इसकी स्थिति देख लेते हैं, एप्लीकेशन इन इंडिया। तो इन इंडिया कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट फॉलोड रेदर, यानी कि स्टूडेंट भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर है लचीला क्यों है? तो भारत में ये तीन अंग बिल्कुल अलग अलग नहीं है, बल्कि ये कोऑपरेटिव मॉडल पर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इनका जो लचीलापन है वो इन तीनों की भूमिका अलग अलग कर देता है,
कुछ हद तक ये सहयोग और सामंजस्य भी बिठाते हैं। तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानून को लागू करती है और पार्लियामेंट भी कानून बनाती है, लेकिन जुडिशियरी यह चेक करती है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। ऐसे ही आप देखें प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन वह वही करता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि लेजिस्लेटिव का हिस्सा सलाह देती है। ऐसे ही अगर आप थर्ड एग्जांपल भी देखिए कि जो हमारे जजेस की नियुक्ति है उसमें लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी दोनों ही शामिल होते हैं, यानी कि पावर्स अलग है लेकिन चेक्स एंड बैलेंस हमारा मौजूद इसमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट मैथ विश का यही है कि इससे जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होता है, साथ ही इससे शक्तियों का दुरुपयोग रुकता है और अगर एक अंग संविधान से बाहर भी चला जाता है तो अन्य अंग उसे संतुलित कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा मैथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इट्स कॉम्प्रहेंसिव बैलेंस एंड डेमोक्रेटिक नेचर, यानी कि स्टूडेंट भारतीय संविधान सिर्फ एक किताब ही नहीं है, ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी विशेषता है फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। तो इसे दुनिया के सबसे अनोखे संविधान बनाते हैं इसकी विशेषताएं, और सेपरेशन ऑफ पावर हमारा एक ऐसा संतुलन है जो कि सरकार की हर हरकत को नजर रखता है। तो स्टूडेंट हमारा इसलिए संविधान जो है ये बहुत ही लचीला है और ये तीनों ही अंग अगर आपस में मिलकर काम करे तो ये सही व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की सफलता की नींव मानी जाती है। तो अगर संविधान मजबूत है, जो देश है वो भी मजबूत है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है उसके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया डिफाइन द टर्म सेक्युलरिज्म, डिस्कस टू की डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। और ये हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है ये दो अवधारणाएं, भारतीय और पश्चिमी, तो इन दोनों के अंतर हमें दो अंतर बताने हैं। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सेक्युलरिज्म इज ए फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा है। और धर्मनिरपेक्षता हमारे केवल सरकार का एक धर्म से अलगाव ही नहीं है, बल्कि जो हमारे सभी धर्म है उनके प्रति उनका समान व्यवहार भी है। तो स्टूडेंट हमें यही बताना है कि जो हमारी धर्मनिरपेक्षता वो क्या है और इसकी दोनों अवधारणाओं का हमें विश्लेषण और तुलना इनकी करनी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो द जनरल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज, यानी कि जो हमारा धर्मनिरपेक्षता उसका अर्थ है द स्टेट शैल नेदर अडॉप्ट नॉर अपोज एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कि जो हमारा राज्य है वो किसी धर्म को न तो अपनाता है और न ही किसी धर्म का विरोध करता है। तो सेक्युलरिज्म का सामान्य अर्थ है राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता और किसी धर्म का विरोध भी नहीं करता, यानी कि धर्म से दूरी तो है लेकिन सबके लिए समान दृष्टि से। तो लेकिन स्टूडेंट ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। तो यही थी हमारी धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो स्टूडेंट इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक अगर हम देखें, संवैधानिक आधार अगर हम इसके बात करें, तो स्टूडेंट प्रस्तावना में हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो स्टूडेंट प्रस्तावना में हम इसी तरीके से धर्मनिरपेक्ष शब्द को देखते हैं। सेकंड हमारा आता है आर्टिकल 25 टू 28। तो ये हमारे गारंटी रिलीजन फ्रीडम की देते हैं, यानी कि जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी गारंटी देता है। इसी के साथ ही हमारा अनुच्छेद 25 आता है, यानी कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोटोग्रेट रिलीजन, यानी कि धर्म को मानने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हमारा अनुच्छेद 26 आता है जो कि धार्मिक संस्थानों को चलाने की बात करता है। आर्टिकल 27 आता है जो कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है। आर्टिकल 28 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता निषेध, यानी कि स्टूडेंट आप इमेजिन कीजिए एक घर है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब एक ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। तो अब घर का मुखिया यही नहीं कहता कि कोई भी अपनी धार्मिक परंपरा फॉलो मत करो, बल्कि कहता है अपनी अपनी पूजा पद्धतियां मानो लेकिन एक दूसरे का सम्मान करो।
तो स्टूडेंट भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो ऐसा ही है, धर्म को रिजेक्ट नहीं करता बल्कि धर्मों को एक साथ रहने का अधिकार देता है और इसे ही कहते हैं हम सर्वधर्म समभाव। तो स्टूडेंट महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान निरपेक्षता यानी कि सर्व धर्म समभाव। तो स्टूडेंट यही था हमारा इंपॉर्टेंट नोट, यही था हमारा धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे, फिर इंडियन कॉन्सेप्ट, फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बिंदु की बात करें तो राज्य का धर्म से संबंध अगर देखें तो भारतीय अवधारणा में कहता है राज्य कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता और संरक्षण देगा। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पश्चिमी अवधारणा है, वो कहता है कि राज्य पूरी तरह से धर्म से अलग होता है और किसी धार्मिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम बात करें रोल ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की भूमिका, तो इंडियन कॉन्सेप्ट कहता है कि धर्म को सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा मानता है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी अवधारणा है वो कहता है कि धर्म को व्यक्ति की निजी आस्था तक सीमित रखा जा सकता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है स्टेट इन्वॉल्वमेंट यानी कि राज्य की भूमिका। तो हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है वो कहता है कि राज्य धर्मों के बीच संतुलन बनाता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी दृष्टिकोण है वो उसमें राज्य किसी भी धार्मिक गतिविधि से दूर रहता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है इसमें भारत में धार्मिक त्योहार को सार्वजनिक अवकाश मिलता है। लेकिन पश्चिमी दृष्टिकोण में अमेरिका, फ्रांस जैसे जो देश है उनमें राज्य धार्मिक पर्वों में शामिल नहीं होते। तो स्टूडेंट यही था हमारे बीच में अंतर भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धर्मनिरपेक्षता का महत्व भारत में। तो अब हम बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता का महत्व भारत में। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है प्रमोट्स रिलीजन टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। तो स्टेट ऑल रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ धर्म को न रोका जाता है न ही फोर्स किया जाता है। तो स्टूडेंट धर्म और राज्य पूर्णतः अलग है, चर्च और स्टेट का स्पष्ट अलगाव हमें देखने को मिलता है। सेकंड आता है सामाजिक एकता और अखंडता को मजबूत करता है। तो स्टूडेंट राज्य जो है वो किसी भी धार्मिक गतिविधियों में हमारा प्रवेश नहीं करता है। तो स्टूडेंट यही इसलिए भारत जो है वो बहुधर्मीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, सामाजिक विविधता वाला देश है। तो स्टूडेंट यह पश्चिम की तरह धर्म को प्राइवेट नहीं रखता बल्कि भारत ने इसे अडॉप्ट किया पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के तौर पर, जहाँ पर समानता, सम्मान और हस्तक्षेप तीनों ही एक साथ चलते हैं। तो सभी नागरिकों को समान अवसर देता है बिना धर्म के आधार भी भेदभाव किए हुए। तो स्टूडेंट यही था हमारा धर्मनिरपेक्षता का महत्व भारत में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे सेक्युलरिज्म इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इट हेल्प्स यूनाइट इंडियन मल्टी रिलीजन सोसाइटी। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है ये हमारी भारत की आत्मा है। यहाँ पर न तो किसी धर्म का विरोध किया जाता है और न ही किसी धर्म का पक्ष लिया जाता है। तो जो हमारा पश्चिमी देश में धर्म और राज्य उनके बीच में पूरी दूरी देखी जाती है। तो भारतीय मॉडल तो कहता है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारी पहचान है, लेकिन भारत की पहचान सबका सम्मान है। लेकिन जो हमारा पश्चिमी मॉडल है वो कहता है कि धर्म तुम्हारा निजी मामला है, राज्य के लिए तुम सिर्फ एक नागरिक ही हो। तो स्टूडेंट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों मॉडल ही अच्छे हैं, लेकिन भारत ने वह मॉडल चुना जो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। यानी कि यहाँ पर न तो ईश्वर विरोधी धर्म को माना जाता है और न ही ईश्वर समर्थक माना जाता है, बल्कि यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति सम्मान और न्याय की भावना रखी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 दे दिए हैं, क्योंकि क्या पता आपके क्वेश्चन में कौन सा आ जाए। तो आपको चारों को एक बार पढ़ के जाना है, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलरिज्म और फेडरल रिपब्लिक। तो चलिए एक एक करके सब पे टिप्पणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड थ्रू द पीपल। यानी कि स्टूडेंट लोकतंत्र जो है वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है। इसमें सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से चुनी जाती है। तो स्टूडेंट इसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार और न्याय प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। और भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां पर सभी नागरिकों को समान मतदान मिलता है, अधिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं।
चुनाव भी नियमित अंतराल पर होते हैं। तो लोकतंत्र स्टूडेंट सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं है बल्कि एक जीवन मूल्य है जिसमें कि संवाद, सहिष्णुता और सहभागिता प्रमुख है। तो यहाँ पर नागरिकों को मतदान का अधिकार है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यही था हमारा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। इसके बाद हमारा सेकंड आता है सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का विभाजन। तो स्टूडेंट ये हमारा जो शासन है, यहाँ पर ये शासन जो है, तो स्टूडेंट शक्तियों का विभाजन शासन की वह तकनीक है जिसमें 3 अंग, फर्स्ट हमारा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, सेकंड हमारा कार्यपालिका, थर्ड हमारा न्यायपालिका। तो यहाँ पर अपनी अपनी स्वतंत्र भूमिकाएं निभाते हैं। तो इनके बीच स्पष्ट शक्तियां हैं और इनका उद्देश्य है कि कोई भी संस्था अत्यधिक शक्ति प्राप्त न करे और लोकतंत्र में संतुलन बना रहे। तो स्टूडेंट यह सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने दिया था हमारा। और इसमें जो शक्तियां है वे अपनी अपनी, न्यायपालिका, विधायिका जो है, ये सभी अपनी अपनी स्वतंत्र भूमिकाएं निभाती है। और भारत में शक्तियों का विभाजन कठोर रूप में नहीं परंतु सहयोगात्मक रूप में लागू है। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। तो जो हमारा चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था है उससे भी कोई अंग मनमानी नहीं कर सकता। तो ये लोकतंत्र को मजबूत रखता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो अतः जो शक्तियों का विभाजन है वो सुशासन, न्याय और सत्ता संतुलन की एक आवश्यक शर्त है। तो इसलिए भारत में ये जो सिद्धांत है ये संवैधानिक ढांचे का एक हिस्सा है। तो ये था हमारा सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। तो सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन विद इक्वल रिस्पेक्ट। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी को समान सम्मान देता है। तो भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर धर्म और राज्य पूर्णतः अलग नहीं बल्कि संतुलित रूप में कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, यानी कि हमारा किसी भी धर्म को राज्य धर्म न बनाना। धार्मिक स्वतंत्रता जो कि हमारी अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है। समाज सुधार हेतु आवश्यक हस्तक्षेप जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन, ट्रिपल तलाक फैसला। तो भारतीय मॉडल पश्चिमी मॉडल से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर जो धर्म है वो समाज का अभिन्न हिस्सा है। तो यह भारतीय समाज की धार्मिक सहिष्णुता को भी दर्शाता है। तो धर्मनिरपेक्षता सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण आधार है। तो यही था हमारा धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है संघीय गणराज्य, फेडरल रिपब्लिक। तो दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टूडेंट संघीय राज्य हमारी वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता का जो वितरण है वो केंद्र और राज्यों के बीच में दिया गया है और जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही चुना जाता है। तो भारत एक संघीय गणराज्य है जिसकी जो मुख्य विशेषता है वो है केंद्र और राज्यों की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित। संसद और राज्य विधानसभाएं अपने अपने विषयों पर कानून बनाती है। राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ना कि कोई वंशानुगत होता है। तो भारत एक संघीय गणराज्य है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर केंद्र मजबूत है पर राज्यों को भी पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के अधिकारों को परिभाषित करती है। तो भारत का गणराज्य मॉडल एकता और विविधता दोनों को संतुलित करता है जिससे कि राष्ट्र मजबूत और स्थिर बना रहता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा आंसर जो कि मैंने आपको टिप्पणी करके बता दिया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो इनके वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव वे। तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और डी सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।